नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। लेकिन आज की शुरुआत एक महत्वपूर्ण मेहमान के साथ, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेफेड के एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कुमार सिंह। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होने वाला है, क्योंकि अभी देखिए एक साउथ एशिया एग्री समिट हुई बैंकॉक में, और आप भी वहाँ थे, मैं भी वहाँ था। वहाँ पर करीब करीब 30 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि फार्मर के लिए आप लोग बहुत सारे इनिशिएटिव कर रहे हैं, वहाँ पर जो आपको इनपुट मिला ट्रेड को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, फार्मिंग को लेकर, उस दिशा में नेफेड क्या काम कर रहा है या क्या प्लानिंग कर रहा है ताकि फार्मर को भी अच्छा प्राइस मिले और इंडस्ट्री की को भी तकलीफ ना, मतलब विन विन सिचुएशन फॉर ऑल हो। मृत्युंजय जी, मैं आपके माध्यम से बीएसए को बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक इतना अच्छा सक्सेसफुल इवेंट हम्म। अभी अभी बैंकॉक में ऑर्गेनाइज किया। और ऐसे मौके पर जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो डिफरेंट फील्ड से आते हैं, उनका इंटरेस्ट एरिया डिफरेंट डिफरेंट से होता है। जैसे आपने देखा, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स के थे लोग, जहाँ पर ट्रेड के थे, मिलर्स थे। यदि हम फार्मर्स की बात करें या फिर हम नाफेड की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वहाँ से हम लोग थे। आप मीडिया से थे, सीएनबीसी आवाज से मनीषा जी थी, ईटी से थे विश्वदीप जी, विश्व मोहन जी। तो एक एक बहुत अच्छा मंच मिलता है जहाँ पर आप डिफरेंट कमोडिटीज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक खुले मंच पर अपने विचार विमर्श कर सकें। वहां पर आपने देखा कि थाईलैंड गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, भूटान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, नेपाल के थे। तो आ, जो विभिन्न सरकारों के फूड सिक्योरिटी एस्पेक्ट पर, जो उनके डिमांड एंड सप्लाई, जो उनके यहाँ क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो मार्केट हो रहे हैं, जो इंपोर्ट हो रहे हैं, जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर आगे आने वाले समय के लिए क्या बिजनेस का ट्रेंड रहेगा, पिछला साल कैसा बीता, पिछले सीजन में क्या क्या समस्याएं आई, जो आज के जो चैलेंजेस हैं, उसको आप सबने वहां पर जब खुले मंच में खुले विचार से उसको डिस्कस किया, तो इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन आप हम सब के लिए होता है। ठीक बात है। अब मैं आता हूं अगले सवाल पे। आप जरा बताइए, जो कि दालों को लेकर इस वक्त बहुत चर्चा हो रही है, बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं ताकि दालों की कीमतें काबू में रहे। आप जरा बताइए कि दालों की सप्लाई के फ्रंट पर, स्टॉक के फ्रंट पर क्या सिचुएशन है नेफेड के पास, चने को लेकर, तुअर को लेकर या बाकी पल्सेस को लेकर स्टॉक सिचुएशन क्या है? देखिए, ये कयास तो पिछले एक साल से लगाए जा रहे हैं कि दालों की तेजी कैसी रहेगी, आगे आने वाले समय में कैसा रहेगा। लेकिन जैसी स्थिति बन रही है उसी तरीके से सरकार कदम उठा रही है। और आप निरंतर देख रहे हैं कि दालों की सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है। जो कीमतें हैं वो भी काफी कंट्रोल्ड हैं। किसानों को भी उनके उपज के दाम मिल रहे हैं, तथा कंज्यूमर्स की भी हम बात करें तो भारत दाल जिस तरीके से चना 60 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है, मूंग दाल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि यह आगे आने वाले दिनों में ही ऐसी ही दशा बनी रहेगी, और एक सप्लाई साइड तथा डिमांड के बीच में एक संतुलित रिश्ता बना रहे, जिससे कि न कीमतें कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ें और न फार्मर्स को किसी डिस्ट्रेस का सामना करना पड़े। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, जो चने की सप्लाई आप कर रहे हैं सर, चना बेच रहे हैं सस्ते भाव पर, है ना, भारत चना दाल, उसको लेकर क्या प्रोग्रेस है, आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, भारत चना दाल बहुत अच्छे तरीके से 3-4 एजेंसियां बेच रही हैं, केवल नाफेड ही नहीं बेच रहा। नाफेड ने तो पिछले साल जो हमने उपार्जित स्टॉक रखा था उसी में से ओपन मार्केट सेल भी हो रहा है, तथा डिस्काउंटेड स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों को उनके वेलफेयर स्कीम्स पे भी ये चना होल सप्लाई किया जा रहा है। और एनसीसीएफ, नाफेड, केंद्रीय भंडार एवं अन्य राज्य एजेंसियों के माध्यम से भी ये भारत चना दाल बेचा जा रहा है। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि तुअर खरीद की क्या प्लानिंग है आप लोगों की, क्योंकि तुअर को लेकर कंसर्न ज़्यादा है।
आप देखिए मोजाम्बिक वाला इशू अभी उसको लेकर के भी दिक्कत है, ग्राउंड पे बहुत सारे ट्रेडर कंप्लेन कर रहे थे, और तुअर की कीमतों को लेकर भी बीच बीच में दिक्कत रहती है। तो तुअर प्रोक्योरमेंट की क्या प्लानिंग है आप लोगों की? आपने देखा ही होगा कि 4 जनवरी को हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने एक इंटीग्रेटेड पोर्टल का उद्घाटन किया, जिसमें किसान डायरेक्टली अपने आप को प्री रजिस्टर कर सकते हैं, तथा जो उनकी उपज है दाल जो तुअर उनके पास अवेलेबल है, उसको डायरेक्टली नाफेड तथा एनसीसी को सेल कर सकते हैं। उसमें यह देखा जा रहा है कि काफी अच्छी प्रगति है। बहुत कम दिनों में जो फार्मर्स की रजिस्ट्रेशन हुई है वो अच्छी मात्रा में हुई है। तुअर की आवक धीरे धीरे ठीक हो रही है। जो एक मानक मापदंड है उसके तहत अब तुअर की अराइवल शुरू हो गई है, और नाफेड तथा एनसीसीएफ बाजार मूल्य पर, जो चाहे बढ़ता रहे या घटता रहे, किसी एक फॉर्मूला है, उस प्री डिटरमिन्ड फॉर्मूला के तहत किसानों को ये देखा जा रहा है कि बराबर हम एक अच्छी कीमत उस फॉर्मूले से देने में सक्षम है। और मुझे आशा है कि इस माध्यम से जब दालों की डायरेक्ट खरीदी किसानों के साथ होगी, तो जो एक हमारा नेशनल बफर का डिमांड है, वो डिमांड डायरेक्ट फार्मर को जाएगा, न कि एक इंटरमीडिएरी मार्केट को जाएगा। और इस मैसेज के साथ किसान इस आने वाली सीजन तथा उसके आगे आने वाले सीजन में एक अच्छी उत्पादन नेशनल बफर के लिए कर पाएंगे। बात है, चलिए आपने बढ़िया बताया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं तुअर प्रोक्योरमेंट को लेकर के, क्योंकि प्राइसेस पिछले कुछ वैसे तो दाम कम होते थे पहले, लेकिन पिछले कुछ दिनों में दाम बढ़े हैं थोड़े बहुत तुअर के। तो क्या देखिए आपका जो जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो जाएगा प्रोक्योरमेंट का देखिए तुअर का? देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बाजार से लिंक्ड है। हम्म। उसमें कोई एक एमएसपी ऐसा रेट नहीं है जो एक बाधक है। हम्म। तो जैसे जैसे दाम बढ़ेंगे उसी तरीके से हमारे खरीदी के भी दाम बढ़ेंगे। तो हम जरूर अपनी पूरी पूर्ण कोशिश करेंगे कि जो हमारा टारगेट है उसको हम पूरा करें, और किसानों को एक अच्छा उनके उपज का बाजार दाम दें। एक आखिरी सवाल सुनील जी आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मस्टर्ड को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? मस्टर्ड के बहुत सारे ट्रेडर हैं, उनकी ये शिकायत रहती है कि ठीक प्राइस नहीं मिल रहा है, दाम कम हो गए हैं, क्रशिंग पैरिटी नहीं है। तो मस्टर्ड चूंकि इस बार प्रोडक्शन भी काफ़ी होने वाला है, रिकॉर्ड उत्पादन की बात हो रही है, तो मस्टर्ड को लेकर आप लोगों की प्लानिंग क्या है प्रोक्योरमेंट की और सेलिंग की? देखिए हमारा तो प्रोग्राम जो होता है प्राइस सपोर्ट स्कीम का, वो फार्मर को एमएसपी दिलाने के लिए होता है। तो जिस तरीके से हमने उस कन्वेंशन में भी देखा कि जो एक इंटरनेशनल एडिबल ऑयल सेक्टर है वो थोड़ा बेयरिश है, और जिस तरीके के दाम एमएसपी के अनुपात में होने चाहिए वो दिख रहा है कि सामने कि अभी भी जबकि ये लीन सीजन है अराइवल का, अभी प्राइसेस एमएसपी से नीचे चल रही हैं। तो हम पूरी तैयारी में हैं। हमारी बराबर डायलॉग जो स्टेट्स हैं जहां पर काफी अच्छी मात्रा में सरसों का उत्पादन होता है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, इनके और हरियाणा, इनके साथ हमारी लगातार बातचीत चल रही है। और और उसकी जो शुरुआती तैयारी है, जैसे गनी वैक्स की तैयारी है, वेयर हाउसिंग की तैयारी होती है, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स करने की तैयारी होती है, फार्मर्स के रजिस्ट्रेशन करने की तैयारी होती है, इस पे हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन सर और रह गया। बजट से आपको क्या क्या उम्मीद है, मतलब आपके सेक्टर के लिए, नेफेड के लिए, या अगर मैं आपसे पूछूं पल्सेस ऑयल सीड इंडस्ट्री के लिए, आपके हिसाब से बजट में क्या होना चाहिए? देखिए बजट में तो उचित प्रावधान रहते ही हैं, चाहे वो पीएसएफ के लिए हो चाहे पीएसएस के लिए हो। सरकार इस बात पर काफी सजग है कि जो भी हमारी खरीदी की मात्रा है जिसके लिए फंड्स के अरेंजमेंट करने की जरूरत है, चाहे वो नेशनल बफर के लिए चाहे वो समर्थन मूल्य पे खरीदी के लिए, उसके लिए व्यवस्थाएं, वित्तीय व्यवस्थाएं पहले से कर दी जाती हैं। और नाफेड को अभी भी 36,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट गारंटी है, जिस गारंटी के तहत हम अपने बैंकों से पैसा उठाते हैं और किसानों को खरीद करके डायरेक्ट उनका भुगतान करते हैं। तो पैसे की और वित्तीय संसाधनों की कभी कोई भी कमी नहीं रह रही है जिससे हमारा कोई भी स्कीम प्रोक्योरमेंट के फ्रंट पे बाधित हो। बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में तिलहन दलहन इंडस्ट्री पर बात करने के लिए, बताने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के बाजार में आपके लिए क्या कुछ खास है, आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए कहाँ पर मौके बनेंगे। हमारे साथ रवि दियोरा हैं कुंवर जी ग्रुप के और अखिलेश जैन है टेक्निकल IQ के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रवि जी, आप बताएं आज शाम के लिए क्या किया जाए गोल्ड में और सिल्वर में। मेरे हिसाब से गोल्ड में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का रुख दिख रहा है, पर्टिकुलर जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड दोनों आज प्री ओपन सेशन में स्टेबल है। एज वेल एज देखे तो अभी मींस के डेटा अभी आज कोई ज्यादा इवनिंग को आने नहीं है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि वहां पे गोल्ड में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग दिख सकता है। 60,000 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। बाय कर विद स्टॉप लॉस ऑफ 61,820, टारगेट 60,380 तक का रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि इवनिंग में शॉर्ट कवरिंग गोल्ड में आगे बढ़ सकता है, वहां पे बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए। ठीक है, आपका क्या व्यू है अखिलेश जी, टेक्निकल चार्ट पे क्या करें आज सोने में और चांदी में। सिल्वर काफी टाइम से यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है ऊपर के लेवल से, बट लग रहा है कि ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से एक बार कहीं ना कहीं बेस बना रहा है। कॉमेक्स लेवल की अगर रेफरेंस से बात करें तो आप 22.27 के ऊपर यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 22.13 का रहेगा। मुझे लगता है कि भाव 22.55 अप्रोक्सीमेट 1 से 1.25% तक तेजी रहेगी। ट्रेंड वाइज दोनों ही कमोडिटीज साइडवेज लग रही है, बट इमीडिएटली लाइक ट्रेडिंग के लिए आज के लिए एक बार खरीदारी की सलाह लगती है मुझे। पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए पवन। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मेरे पास 5800 रुपए का गवार सीड लॉन्ग है और रवि जी के कहने पर 2750 रुपए में कॉटन सीड ऑयल केक ली हुई है। इन्होंने जनवरी एंड तक 3000 रुपए का टारगेट दिया था। सर क्या करें, गवार सीड भी इन्होंने एवरेज करवा दिया था। बताइए रवि जी क्या करें अब। आई थिंक गुआर सीड में पर्टिकुलर आप रुक सकते हैं। अभी प्राइसेस आज ही गिरे, अदरवाइज 5500 के ऊपर चल रहे थे। 5500 के ऊपर ही प्राइसेस आई थिंक फिर से आपको लौटते हुए दिखेंगे। अगर कल के दिन में प्राइसेस आपको 5350 से 60 पे फिर से मिल जाता है तो आप बाय कर ले एवरेज के लिए। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 5700 तक के लेवल की उम्मीद आपको करनी चाहिए। वही कोकुड में आपने एवरेज किया है, शायद आपने 2700 या 2650 में ही एवरेज के लिए और बाय किया है। आई थिंक रुके 2550 के स्टॉप लॉस कंबाइन रखे और पोजीशन में रुके, आपको फिर से वहां पे रिकवरी लौटते हुए दिखेगी। शायद आपको अभी भी मींस की 1 वीक से ज्यादा टाइम बाकी है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि प्राइसेस फिर से आपको वहां पे 2980 3000 तक के लेवल आपको 1-2 वीक में दिखा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले कॉलर का। अच्छा, पवन है जुड़े हैं, इस बार भी पवन है, लेकिन ये है राजस्थान से। बताइए पवन। जी सर, मेरा सवाल ग्वार पर है। ये सर करंट भाव में ग्वार पर क्या करना चाहिए, रवि दियोरा जी से मेरा सवाल है सर। बताइए रवि जी, ताजा भाव 5410 का है फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का, क्या करना चाहिए। 5350 का काफी अहम सपोर्ट है और लास्ट 10 to 12 टाइम ऐसे ट्राई हुए कि सपोर्ट ब्रेच हो या नीचे प्राइसेस तो, बट एग्जैक्टली 5350 से प्राइसेस रिवर्स हुए और फंडामेंटली कुछ ज्यादा चेंज नहीं। तो अगर कल आपको वो 5350 के करीब मिल जाए, एक बार बाय कर ले। शॉर्ट टर्म के लिए नजरिया रखें 5260 के स्टॉप लॉस के साथ और एक शॉर्ट कवरिंग आपको 5650 से 5700 तक आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं। फरवरी फ्यूचर में आप बाय करें, आई थिंक फरवरी एक्सपायरी में एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो सप्लाई का प्रेशर वाइज हुआ है तो शायद अगर डिमांड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में एक आपको एक रिकवरी का बेट वहां पे लेना चाहिए। ओवरऑल जो ब्रॉडर रेंज है वो 5300 से 5700 रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर रविंद्र हैं, पूछिए रविंद्र। राजेंद्र, पूछिए राजेंद्र। सर जी, ये रवि दियोरा जी ने 4.5 के प्रोग्राम में आपके सहयोगी चैनल पे 62,000 में गोल्ड दिलवाया था, 820 का स्टॉप लॉस। एक बार तो इनका हो गया, अब फिर ये बाइंग करवा रहे हैं, क्या करें। चलिए, आप अगर रवि जी से ये सवाल पूछें, मैं चाहता हूँ कि अखिलेश इसका जवाब दे दें आपको। अखिलेश जी आप बताइए। अभी जैसे मैंने कहा कि दोनों ही कमोडिटीज फैट के क्लू का वेट कर रही है, थोड़ा सा स्क्वीज्ड है मार्केट। यहाँ पर हो सकता है जब भी रेंज की बात करते हैं कोई एनालिस्ट तो हल्का हल्का वायलेशन दिखा जाता है, बट भाव एक रेंज में दिख रहे हैं। मुझे भी लग रहा है कि यस, भाव में थोड़ा सा उछाला आ सकता है, बट यहाँ पे ज्यादा उछाले की उम्मीद ना करें। गोल्ड में स्पॉट के अंदर जब तक भाव 2031 के लेवल को ब्रिज नहीं करे तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है। 150-200 पॉइंट के मूवमेंट्स के लिए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उसके अगेंस्ट में सिल्वर थोड़ा सा बेटर लग रहा है, तो सिल्वर में आप पोजीशन बना सकते हैं रेस्ट ऑफ गोल्ड। बाकी थोड़ा वेट करें दोनों कमोडिटीज के अंदर। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका, रवि जी आपका जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए।